नमस्कार साथियों, एनएसवी कम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर आप लोगों के बीच ताज़ा खबर के साथ चलिए बात करते हैं नीना सिंह के बारे में। नीना सिंह सीआईएसएफ प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी है। सीआईएसएफ प्रमुख बनने वाली पहली महिला है नीना सिंह। मणिपुर कैडर के 3 आईपीएस अधिकारियों को बृहस्पतिवार को केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। खुफिया ब्यूरो के अधिकारी राहुल रसगोत्रा को भारत तिब्बत सीमा पुलिस का प्रभार मिला है। साथ ही साथ नीना सिंह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख बनी है। नीना सिंह वर्तमान में सीआईएसएफ की विशेष महानिदेशक हैं। सीआईएसएफ के पास पूरे देश में हवाई अड्डों, दिल्ली मेट्रो, सरकारी भवनों और रणनीतिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। ये आपको दिख रहे हैं अंबाती रायडू और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी। आपको ये जो दिख रहे हैं ये है आपका आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और ये है अंबाती रायडू जो कि चेन्नई सुपर किंग के लिए खेल रहे थे और इन्होंने संन्यास ले लिया है और ये भारतीय क्रिकेट टीम के भी रह चुके हैं मेंबर्स। चलिए बात करते हैं आगे कि इनको वाईएसआर कांग्रेस में शामिल कर लिया गया है, यानी कि ये राजनीतिक क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। तो भारतीय क्रिकेटर अंबाती रायडू वाईएसआर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। रायडू ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ली। और बात करते हैं आगे इनके बारे में कि अंबाती रायडू को पार्टी में शामिल करवाकर वाईएस कांग्रेस द्वारा आगामी लोकसभा का चुनाव जो 2024 में होने वाला है उसके लिए युवाओं को अपने पाले में लाने का फैसला माना जा रहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्य रहे अंबाती रायडू को मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने वाईएसआर कांग्रेस में औपचारिक रूप से शामिल करवाया है। आगे बात करते हैं इस दौरान आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम, याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन है, सीएम नारायण स्वामी और सांसद हैं पेड्डी रेड्डी, मिथुन रेड्डी भी मौजूद हैं। अंबाती रायडू आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलते रहे हैं। इन्होंने राजनीतिक में आने से पहले पूरा गुंटूर जिला में अपना दौरा किया और लोगों से जुड़ा ताकि राजनीति को समझ सके। चलिए आगे बात करते हैं। डॉक्टर सालिना भटनागर मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र 2023 के लिए चुना गया है। नाम है डॉक्टर सालिगा भटनागर। डॉक्टर सालिगा भटनागर ने मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र 2023 सौंदर्य प्रतियोगिता में मिसेज महाराष्ट्र 2023 श्रेणी में ब्यूटी विथ पर्पल पुरस्कार जीता है। मुंबई के बांद्रा स्थित सेंट एंड्रयूज ऑडिटोरियम में आयोजित मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र 2023 सौंदर्य प्रतियोगिता की शानदार मेज़बानी सिमरन आहूजा ने की है। सिमरन आहूजा ने इस कार्यक्रम को आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच प्रतिभा, आकर्षण और बुद्धि का जश्न मनाया गया है। आगे बात करते हैं कि श्री एल.पी. हेमंत के श्रीनिवासलू को मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार दिया गया है। ये देखिए आपको जो दिख रहा है अमित शाह के द्वारा दिया जा रहा है मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। लैटिन अमेरिका और कैरेबियाई व्यापार परिषद के नवनियुक्त नया नियुक्त किया गया है निदेशक श्री एल.पी. हेमंत के श्रीनिवासलू को 28 दिसंबर को प्रतिष्ठित मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 28 दिसंबर 2023 को आयोजित एक महत्वपूर्ण समारोह में लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार परिषद के नवनियुक्त निदेशक श्री एल.पी. हेमंत श्रीनिवासलू को प्रतिष्ठित मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार माननीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा प्रदान किया गया है। यह सम्मान व्यापार, कूटनीति और वैश्विक आर्थिक संबंधों में हेमंत के उत्कृष्ट योगदान की मान्यता के रूप में कार्य करता है। आगे बात करते हैं। श्री आल गोपाल कृष्णन कोहिनूर समूह को 2023 के सर्वश्रेष्ठ ब्रांड का पुरस्कार दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ ब्रांड का पुरस्कार दिया गया है। कैस्ट्रॉल इंडिया के स्वतंत्र निदेशक और गैर कार्यकारी अध्यक्ष श्री आर गोपाल कृष्णन ने मुंबई में एक समारोह में कोहिनूर समूह को 2023 के सर्वश्रेष्ठ ब्रांड एम्बेसडर का पुरस्कार दिया गया है। कोहिनूर समूह की ओर से यह पुरस्कार विपणन निदेशक श्री समीर देसाई, वाणिज्यिक बीयू के निदेशक श्री प्रशांत गोपीनाथ और आवासीय बीयू के निदेशक श्री रघु अय्यर द्वारा
स्वीकार किया गया है। श्री कृष्ण कुमार गोयल कोहिनूर समूह के संस्थापक और अध्यक्ष भी हैं। ये देखिए योगी आदित्यनाथ, नो डाउट ये है बहुत ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बटेश्वर की इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चॉपर सेवा का उद्घाटन किया गया है। तो आए दिनों बहुत सारे उद्घाटन किए जा रहे हैं परियोजनाओं का उत्तर प्रदेश में। तो आगरा से 65 किलोमीटर दूर बटुकेश्वर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हेलीपैड के से बटेश्वर को मथुरा के गोवर्धन से जोड़ने वाली यूपी का पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा शुरुआत किया है। उत्तर प्रदेश राज्य में पर्यटन और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण विकास में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा शहर से 65 किलोमीटर दूर स्थित एक ऐतिहासिक गांव बटेश्वर में राज्य की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया है। सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर चल रहे इस उद्यम से क्षेत्र में पर्यटन के नए द्वार खुलने की उम्मीद है। ये बात करते हैं, ये भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। 17 जनवरी को असम में कार्बी युवा महोत्सव 2024 में ये भाग लेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू 17 जनवरी को असम में कार्बी युवा महोत्सव 2024 में भाग लेंगे। सवाल कार्बी युवा महोत्सव 2024 के स्वर्ण जयंती समारोह के स्थान के बारे में है। जैसा कि उल्लेख किया गया है, उत्सव कार्बी आंगलोक नामक जिले के तारालांगसो दीफू में आयोजित किया जाएगा। कार्बी आंगलोंग असम के 34 प्रशासनिक जिलों में से एक है। यह उत्सव न केवल असम के विभिन्न हिस्सों से बल्कि देश के अन्य हिस्सों से भी हजारों कार्बी युवाओं को एक साथ लाएगा। आगे बात करते हैं प्रजापालना या तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजापालन कार्यक्रम शुरू किया गया है। प्रजापालन कार्यक्रम के बारे में जानते हैं तो जो कि ज़मीनी स्तर पर लोगों की ज़रूरतों को समझेगा और संबोधित करने के उद्देश्य से एक व्यापक पहल का शुरुआत किया गया है। प्रजापालन कार्यक्रम को निवासियों की ज़रूरतों के बारे में व्यापक जानकारी इकट्ठा करने और ज़मीनी स्तर पर एक विस्तृत डेटाबेस बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस पहल में व्यक्तियों से आवेदनों का संग्रह शामिल है जो सरकार को विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस द्वारा किए गए वादों की गारंटियों संभावित लाभार्थियों को पहचान करने में सक्षम बनाता है। आगे बात करते हैं ओबीसी आरक्षण के लिए जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया है। उपराज्यपाल यहाँ के मनोज सिन्हा हैं। इनकी अध्यक्षता में प्रशासनिक परिषद ने हाल ही में जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 में महत्वपूर्ण परिवर्तनों की मंजूरी दी है। संशोधन उनके आरक्षण की सुविधा के लिए अधिनियम के भीतर जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी की परिभाषा को शामिल करने पर केंद्रित किया है। जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम संशोधन विधेयक 2023 का मसौदा शुरू करने में भारत सरकार के गृह मंत्रालय MHA को प्रस्तुत किया गया है। टाटा पावर के बारे में जानते हैं तो राजस्थान ट्रांसमिशन परियोजना को सुरक्षित किया गया है। तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी PF कंसल्टिंग द्वारा स्थापित एक विशेष परियोजना वाहन SPV बीकानेर 3 नीमराना 2 ट्रांसमिशन परियोजना के लिए बोली में टाटा पावर विजयी हुई है। आगे बात करते हैं परियोजना की अनुमानित लागत 1544 करोड़ है। टाटा पावर ने टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से परियोजना हासिल की और सफल बोलीदाता के रूप में आशय पत्र प्राप्त किया है। आगे बात करते हैं इसरो भारत का है। कल का क्वेश्चन का जवाब इसरो ही है जो आपसे पूछे थे कि भारत में बताइए कि अंतरिक्ष केंद्र कौन सा है आपका भारत में जहाँ से सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किया जाता है, तो इसरो से ही किया जाता है। 1 जनवरी 2024 को भारत का पहला एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह लॉन्च करेगा। तो इसरो एक्सपोसैट मिशन की तैयारी कर रहा है जो पोलरीमेट्री
में एक अभूतपूर्व उद्यम है जिसे 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया जाएगा, जो इस क्षेत्र में भारत का प्रथम कदम होगा। चलिए और भी जानते हैं इसके बारे में। तो इसरो अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है और वर्ष 2024 में एक और अभूतपूर्व मिशन के साथ शुरू होने वाला है। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन की सफलताओं के बाद इसरो अपने नवीनतम उद्यम एक्सपोसैट के लिए तैयार कर रहा है। 1 जनवरी 2024 को लॉन्च के लिए निर्धारित यह मिशन पोलारिमेट्री में भारत के पहले प्रयास का प्रतीक है, जो ब्लैक होल एक्सरे उत्सर्जित करने वाले अन्य खगोलीय स्रोतों के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा किसके लिए है, तो ब्लैक होल एक्सरे उत्सर्जित करने वाले अन्य खगोलीय स्रोतों के अध्ययन के लिए शुरू कर रहा है भारत। यह मिशन 1 जनवरी 2024 को लॉन्च होगा और पोलारीमेट्री याद रखिएगा मिशन का नाम है। जब दुनिया 2024 की सुबह स्वागत कर रही होगी, उस समय इसरो वैज्ञानिक ठीक 9:10 बजे एक्सपोसैट के प्रक्षेपण की योजना बनाएगा। याद रखिएगा 9:10 में। मिशन के प्रक्षेप पथ में एक्सपोसैट को निचली पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करना शामिल है, जो भारत के विश्वसनीय ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान द्वारा पूरा किया जाने वाला यह एक उपलब्धि है। क्रूड ऑयल के बारे में बात करते हैं, कच्चा तेल के बारे में। तो भारत पहली बार कच्चा तेल खरीदने के लिए यूएई को रुपये में किया भुगतान। वाह, बहुत ही अच्छी खबर है, यानी कि रुपयों में पैसा का भुगतान किया है कच्चा ऑयल खरीदने के लिए। बाद में आकर के भारत में रिफाइनरी किया जाता है ना। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऊर्जा उपभोक्ता भारत ने संयुक्त अरब अमीरात से खरीदे गए कच्चे तेल के लिए पहली बार रुपया में भुगतान किया है। वैश्विक स्तर पर स्थानीय मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए यह भारत की ओर से उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है और यह कदम तेल आपूर्तिकर्ताओं में विविधता लाने, लेन देन लागत में कटौती करने और रुपये को एक व्यवहारार्थ व्यापार निपटान मुद्रा के रूप में भी स्थापित करने में भारत व्यापक प्रयासों का हिस्सा है। आगे बात करते हैं कि यह 11 जुलाई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक उस फैसले के तहत उठाया गया है जिसमें आयातकों को रुपये से भुगतान करने और निर्यातकों को स्थानीय मुद्रा में भुगतान प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। अधिकारियों ने जोर देकर कहा है कि अंतर्राष्ट्रीयकरण एक सतत प्रक्रिया है, जो वर्तमान में इसका कोई विशेष लक्ष्य नहीं है। भारत ने जुलाई में रुपये में निपटान के लिए संयुक्त अरब अमीरात के साथ समझौता औपचारिक रूप से किया था। इसके बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी ने भारतीय रुपये में 10 लाख बैरल कच्चा तेल खरीदने के लिए भुगतान किया है। इसके अतिरिक्त कुछ रूसी तेल आयात भी रुपये में किए गए हैं। तो आगे बात करते हैं, सरकार की FCI चावल को भारत ब्रांड के तहत बेचने की योजना बनाई गई है। तो चावल की कीमतों को नियंत्रण करने के लिए सरकार अब FCI चावल को भारत ब्रांड के तहत बेचने का प्रस्ताव विचार कर रही है। तो इस प्रस्ताव की जानकारी खाद्य मंत्रालय के एक अधिकारी के द्वारा दी गई है। अधिकारी ने बताया कि अभी तक इसकी रियायती दरें तय नहीं हुई है। इससे पहले सरकार ने ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत नीलामी के माध्यम से चावल की बिक्री शुरू की थी। सरकार ने यह कदम चावल की कीमतों को कम करने के लिए किया था, परंतु इसकी प्रतिक्रिया उतनी अच्छी नहीं मिली थी। आगे बात करते हैं, सरकार पहले से ही भारत ब्रांड के तहत गेहूं, आटा, दालें बेच रही है। यह भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन, राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ और केंद्रीय भंडार की दुकानों में बेची जा रही है। इस साल OMSS के तहत केवल 3.04 लाख टन चावल ही बेच पाई थी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार गेहूं के मामले में नोडल एजेंसी ने OMSS के तहत 82.89 लाख टन गेहूं बेचा था। चावल की मुद्रास्फीति साल दर साल 13% पर है। सरकार 2024 के आम चुनावों से पहले प्रमुख खाद्य कीमतों को लेकर चिंतित है। आगे बात करते हैं, जर्मन राजनीतिक दिग्गज वोल्फगैंग सेउबल का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ये आपका जर्मन राजनीतिक हैं। जर्मन संसद में 50 वर्षों से अधिक तक रहने वाले वोल्फगैंग सॉल का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जो जर्मनी के सबसे लंबे राजनीतिक करियर में से एक था, जिसके दौरान उन्होंने अपने देश के यूरोप के केंद्र में स्थापित करने वाले महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे बात करते हैं, 1972 में पश्चिमी जर्मन संसद के लिए
चुने जाने के बाद उनका राजनीतिक कैरियर आगे बढ़ा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। बने रहिए एनएसवी कॉम्पिटिटिव क्लासेस के साथ और आज की ताज़ा खबर के साथ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगा। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।